हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के लेसन की जो अगली सीरीज़ में हम देखेंगे कि वाइमर रिपब्लिक फॉर्म होने के बाद जर्मनी की हालत कैसी थी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। जब भी जंग लड़ी जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो जब जर्मनी ये जंग हार गया था तो उसको बहुत सारा जो था वो लोन कर्जा उसके सर पर हो गया था, क्योंकि जो उसने ये जो जंग लड़ी थी वो ज़्यादातर कैसे लड़ी थी, लोन लेकर। ठीक है, और उस लोन को उसको कैसे लौटाना पड़ा था, उसको लोन लौटाना पड़ा था अपने गोल्ड रिजर्व्स के फॉर्म में। और जब भी कोई भी कंट्री अपनी करेंसी छापती है तो उसको उतने करेंसी के बराबर अपने रिजर्व्स में गोल्ड रखना ज़रूरी होता है। अब गोल्ड रिजर्व्स तो जर्मनी के पास थे नहीं, क्योंकि वो उसने दे दिए थे उन लोगों को जिनसे उसने लोन लिया था। तो उसने इस समय क्या किया कि बहुत रेकलेसली मतलब कि बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेपर करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो जर्मन मार्क थी उसकी कंडीशन जो थी, उसकी जो वैल्यू थी वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में दिन बर दिन गिरती गई। मतलब ये सोचिए कि पहले $1 की कीमत थी 24,000 रुपीज़, उसके बाद वो कुछ दिनों में गिरकर हो गई 3 लाख। मतलब $1 के अगर हम कन्वर्ट करें तो उसमें हमें मिल जाते थे कितने, 3,53,000 मार्क्स, यानी कि जर्मन करेंसी। अगस्त में ये हालत ये हो गई कि 46,21,000, और ये आगे बद से बदतर ही होती गई। यानी कि जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो दिन पर दिन डूबती ही गई, क्योंकि वॉर से किसी का भी भला नहीं होता, ना तो जीतने वाले का और ना ही हारने वाले का। तो यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ हमको दिखा रहे हैं ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये बैग भर भर के लोग लेके जा रहे हैं पैसों को, करेंसी को, पेपर करेंसी को। किस लिए? लोगों में तनख्वाहें बांटने के लिए। एक वक्त तो इतना ज़्यादा बुरा आ गया था जर्मनी में कि लोग जिसे कहते हैं कि कार्ट्स भर भर के ले जाते थे पैसे थोड़े से खाने के लिए। एक ब्रेड लोफ के लिए उनको बोरियां भर भर के पैसा देना पड़ता था, पेपर करेंसी। इतनी ज़्यादा पेपर करेंसी बिना कुछ सोचे समझे, बिना गोल्ड रिजर्व के जर्मनी ने छाप दी थी। उसके बाद जर्मनी की हालत थोड़ी बहुत सुधरी जब उसने यूएसए से लोन लिया, लेकिन वो भी एक बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि रेत की ढेर पर अगर आप कोई किला बनाते हैं उसकी तरह थी। वो बहुत दिनों तक टिका नहीं पाया। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आ गया ग्रेट डिप्रेशन का साल। ठीक, क्योंकि जो यूएसए था, यूएसए ने भी लोन देना जर्मनी को बंद कर दिया। और जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है बेटा दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, और वो भी गिरने लगा, क्रैश होने लगा, और 1929 में वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया और 13 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए एक दिन में। 13 मिलियन शेयर्स, और इसे कहा गया था कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत। ठीक है, और जो यूएसए था, यूएसए की फैक्ट्रियां बंद होने लगी, फार्मर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लोन के अंडर आ गए, एक्सपोर्ट्स जो थे वो कम होते गए, लोगों की सैलरीज नहीं दे पा रहे थे जो कंपनी ओनर्स थे। तो ये सोचो कि जब अमेरिका जैसी कंट्री जो कि सारी दुनिया में लोन बांटती फिर रही थी उसकी ये हालत थी, तो जर्मनी जिसमें वाइपर रिपब्लिक अभी अभी आई ही थी, जो कि एक बिल्कुल फ्रेजाइल आइडिया था और जो बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी निकल भी नहीं पाई थी उसकी क्राइसिस से, उसके ऊपर इस डिप्रेशन का कितना ज़्यादा असर हुआ होगा। वहाँ पर लोगों के पास काम नहीं था, वेजेस नहीं मिलते थे। ठीक है, और लोग बताते हैं कि जो यंग पीपल थे, जो लोग काम करना चाहते थे हेल्दी एंड हार्टली, वो गले में पट्टे लटकाकर घूमते थे इस बात के कि विलिंग टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, कुछ भी काम करेंगे वो पैसों के लिए, लेकिन जॉब्स तब भी नहीं थे।
ठीक है। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो इससे अफेक्टेड था ही, लेकिन वो लोग जो ट्रेड करते थे उनको भी ऐसा लगा था कि इस हालत में कहीं उनकी हालत ऐसी ना हो जाए कि उनकी जो कंडीशन है वो भी लोअर मिडिल क्लास या बिल्कुल लोअर क्लास की तरह हो जाए। अब इसमें जो ये वाइमर रिपब्लिक था वो सबसे ज़्यादा उसी का नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को अब डेमोक्रेसी समझ में आ ही नहीं रही थी। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप, सीधा हिटलर को ले आओ ना, हिटलर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हिटलर के आने की कुछ वजह तो होगी, क्यों हिटलर को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला जर्मनी का। उससे पहले ये सारी कंडीशंस हमें बतानी ज़रूरी थी, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसे डाला भी गया है कि क्या वो कंडीशंस थी जिसके बाद एक इंसान आया जिसकी स्पीच में इतनी पावर थी, जिसके प्रोपेगेंडा में इतनी पावर थी कि जर्मनी का बच्चा बच्चा उसको अपने मसीहा की तरह देखने लगा। तो वो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की इतनी बुरी हालत कर दी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों को डेमोक्रेसी से ज़्यादा अच्छी डिक्टेटरशिप लगने लगी, क्योंकि डेमोक्रेसी उनको समझ में ही नहीं आई थी। एक तो डेमोक्रेसी उनके ऊपर थोपी गई थी, दूसरा इस डेमोक्रेसी के दौरान जो आर्टिकल 48 था, आर्टिकल 48 का इतना लिबरल यूज़ किया गया था, जिसमें क्या होता है कि पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है और एक तरह से आर्मी रूल लगा दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी तो फिर भी लोगों ने एक तरह से एक्सपीरियंस करी ही नहीं थी। तो ये सारे जो थे ये प्लेटफॉर्म्स बने थे हिटलर के आने के जर्मनी में। तो बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा। आज के लेसन में हमने पढ़ा इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरीके से हो गया था जर्मनी में, और उसी का कोरिलेशन ये पढ़ा कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरी दुनिया में और यूएसए में उसका किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ, लोगों की इनकम पे उसका किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ, बिजनेस क्लास पे और वर्किंग क्लास पे, ठीक। और इस ग्रेट डिप्रेशन का जो एक कहते हैं, इसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया फॉर द एंट्री ऑफ हिटलर। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एंट्री ऑफ द हिटलर इन जर्मनी, and for till that time, thank you students.